हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है द डाइफ्रैक्शन एंगल इन डिग्रीज ऑफ 3 to 1 सेट्स ऑफ प्लेन ऑफ अ मेटल विद एटॉमिक रेडियस 0.125 नैनोमीटर एंड अडॉप्टिंग बीसीसी स्ट्रक्चर इज। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, गेट 2022 का क्वेश्चन है, एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये सॉलिड केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या गिवन है कि हमें 3 to 1 सेट्स ऑफ प्लेन गिवन है, मींस हमें मिलर इंडिसेस गिवन है 3 to 1। और हमें क्या गिवन है, एटॉमिक रेडियस मींस आर गिवन है 0.125 नैनोमीटर। बीसीसी स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एन गिवन है 1, और वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज हमें गिवन है विच इज 0.0771 नैनोमीटर्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डाइफ्रैक्शन एंगल मींस हमें यहाँ पे 2 थीटा निकालना है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन एंगल स्टैंड्स फॉर 2 थीटा। तो हमें 2 थीटा की वैल्यू फिगर आउट करनी है। सबसे पहले हमें एन और लैम्डा का जो डेटा गिवन है यहाँ से हम यूज करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन को और ब्रैग्स लॉ को, व्हिच स्टेट्स 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब यहाँ पे हमें n भी पता है, लैम्डा भी पता है, लेकिन हमें थीटा तो देखो हमें 2 थीटा फिगर आउट करना है, बट हमें डी नहीं पता। तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो डी के लिए हम यूज करेंगे डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे टू कैलकुलेट डी। सो डी विल कम आउट टू बी इक्वल टू ए अपॉन एच के। एल बेसिकली हमारे पास मिलर इंडेक्सेस है। एच की वैल्यू है 3, के की वैल्यू है 2, एल की वैल्यू है 1, बिकॉज मिलर इंडेक्सेस हमें गिवन है 3 to 1। सो अगर हम इसे पुट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so this will give you a upon root 9 plus 4 plus 1 means 14। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a अपॉन रूट 14 साइन थीटा इज इक्वल्स टू n इज 1, लैम्डा इज 0.0771 नैनोमीटर। बट स्टिल हमें a नहीं पता। हमें पता क्या है, हमें पता है r की वैल्यू। a जो होती है वो h लेंथ होती है, ए जो होती है वो एच लेंथ होती है या फिर वो सेल का पैरामीटर होता है, और आर जो होता है वो रेडियस होता है। तो इनके बीच में अगर सिंस हमें बीसीसी लेटर्स गिवन है तो इनके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो है 4r इज इक्वल्स टू रूट 3a। ठीक है, ये होता है बीसीसी के लिए। एफसीसी के लिए हमारे पास होता है 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a। ठीक है, और ये हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं। सिंस बीसीसी है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। सो 4r इज इक्वल्स टू रूट 3a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू तो निकाल सकते हैं विच इज 4r अपॉन रूट 3। r की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.125 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास किसकी a की वैल्यू आ गई। अब मुझे a की वैल्यू इसमें पुट करनी है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा। बट थीटा भी हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, बेसिकली हमारा फाइनल आंसर होगा 2 थीटा। सो लेट्स फिगर दिस आउट कि हमने यहाँ पे पुट किया है 2 टाइम्स a की वैल्यू है 4 टाइम्स 0.125, ये पूरी a की वैल्यू है 0.125 नैनोमीटर अपॉन रूट 3, और रूट 14 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 0.0771 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास थीटा जो है वो डिग्रीज में आएगा। तो साइन थीटा यहाँ से हमारे पास आएगा 0.5, जिसका मतलब है थीटा जो है वो होगा 30 डिग्रीज, क्योंकि हमें डाइफ्रैक्शन एंगल निकालना है मींस 2 थीटा, तो होगा 60 डिग्रीज। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 60 डिग्री। और एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चन था तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन बेस्ड इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए थी वो थी ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। n लैम्डा सब गिवन है, थीटा हमें निकाल, थीटा नहीं बेसिकली 2 थीटा निकालना है, बट पहले तो हम थीटा ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें d भी नहीं पता, तो d के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करना है a अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच के एल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें ए भी नहीं पता, हमें आर पता है। तो आर और ए में क्या रिलेशन होता है फॉर बीसीसी, पर्टिकुलरली बीसीसी लेटर्स के लिए 4r इज इक्वल्स टू रूट 3a। तो हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, थीटा निकाला, 30 डिग्रीज आया, बट 30 डिग्री रॉन्ग आंसर है, हमें 2 थीटा निकालना है। सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। The next question states under physiological conditions for the conversion of CO2 to bicarbonate ion by using this carbonic anhydrase enzyme, जिसका molecular weight हमें given है, इसका turnover number भी हमें given है,
in per seconds, the minimum amount of enzyme in micrograms required to convert 0.44 gram CO2 to bicarbonate in 100 seconds. तो अगेन NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन है, काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है. हमें क्या करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है बाइकार्बोनेट आयन मींस HCO3 माइनस में. एंजाइम हम यूज करें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमें गिवन है 0.44 ग्राम, और हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है टर्नओवर नंबर which is 4 times 10 to the power 5 second inverse, और हमें टाइम गिवन है 100 सेकेंड्स. ठीक है, तो हम बेसिकली अगर मैं टर्नओवर नंबर की बात करूं, इसका मतलब होता है, देखो रिएक्टेंट जो है वो एंजाइम के साथ, एंजाइम रिएक्टेंट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में. टर्नओवर नंबर का सिंपल सा ये मतलब होता है कि एक सेकंड में, मींस पर सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट्स देखोगे तो पर सेकंड होता है, एक सेकंड में एक एंजाइम का मॉलिक्यूल, वन एंजाइम मॉलिक्यूल कितने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, दैट इज अ टर्नओवर नंबर. पर यूनिट टाइम और पर सेकंड में, एक सेकंड में एक एंजाइम मॉलिक्यूल कितने रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में. तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी. अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो देखो टर्नओवर नंबर को के दो फॉर्मूलाज है, एक तो डेफिनेशन से है और एक और फॉर्मूला है. अगर मैं टर्नओवर नंबर की बात करूं, इसे हम K2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Vmax डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम ET. तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टर्नओवर नंबर का. बट सिंस इस क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है कि Vmax और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. बट अगर किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो एडिशनली ये हमारी इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट जो टर्नओवर नंबर है विच इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो उसके अकॉर्डिंग जो टर्नओवर नंबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू द अमाउंट और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, कि हमने कितने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमने यूज किए हैं, डिवाइडेड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, मिनिमम नंबर ऑफ और मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम टाइम्स टाइम टेकन. अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में मोल्स है, मोल्स से ए वाले मोल्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्नओवर नंबर का जो यूनिट आते हैं वो पर सेकेंड्स में आते हैं और टाइम इनवर्स होता है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास विच इज 44 ग्राम पर मोल. सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम इज इक्वल्स टू द मिनिमम अमाउंट, जो हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम अमाउंट, हम उसे x ग्राम सपोज कर लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट एंजाइम का x ग्राम है, और नंबर ऑफ मोल्स है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसके मोलर मास से विच इज 30,000 ग्राम पर मोल. टाइम हमें गिवन है कितना, 100 सेकेंड्स. हम इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और टर्नओवर नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम आ जाएगा. देखो टर्नओवर नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इज 0.44 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम जो हमें फिगर आउट करना है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास व्हिच इज 30,000, सो x डिवाइडेड बाय 30,000 टाइम्स द टाइम जो हमें सेकंड्स में गिवन है 100 सेकंड्स. तो नंबर ऑफ मोल्स से मोल्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्नओवर नंबर जो है पर सेकंड में आएगा, जो हमें गिवन भी है विच इज 4 टाइम्स 10⁵ सेकंड इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे. x विल कम आउट टू बी 7.5 टाइम्स 10⁻⁻6 ग्राम्स. बट सिंस हमें क्वेश्चन में माइक्रोग्राम्स में आंसर रिपोर्ट करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 7.5 माइक्रोग्राम. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 7.50 माइक्रोग्राम्स. ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था. हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, टर्नओवर नंबर की डेफिनेशन. ठीक है, इसका फॉर्मूला एक तो हमारा ये फॉर्मूला है Vmax अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और एक ये डेफिनेशन से फॉर्मूला है. डेफिनेशन से फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो टर्नओवर नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant divided by the number of moles of or minimum number of moles of enzyme times time. तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा मोल से मोल, तो टाइम पर टाइम के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे टर्नओवर नंबर के. 7.5 माइक्रोग्राम इसका आंसर है. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question states the maximum number of stereoisomers possible for this compound below is. तो maximum number of stereoisomers हमें बताने हैं. इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n. ठीक है, यहाँ पे जो n होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं. नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स.
अब ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं और स्टीरियो सेंटर्स जो होते हैं, ये वो सेंटर्स होते हैं जिसके अबाउट अगर हम किन्हीं दो ग्रुप्स को रिप्लेस करते हैं, जिसके अबाउट अगर हम किन्हीं दो ग्रुप्स को रिप्लेस करते तो हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर बना के दे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, कि वो सेंटर जिसके अबाउट अगर हम दो ग्रुप्स को रिप्लेस कर दे तो हमें एक नया स्टीरियो आइसोमर मिले। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस स्ट्रक्चर में बतानी है कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो एक तो देखो यहाँ पे ये बाइफिनाइल सिस्टम है, और ये हमारे पास इसके ऑर्थो पोजिशंस हैं, और जो ऑर्थो पोजिशंस हैं वो क्राउडेड है, मींस यहाँ पे जो ऑर्थो पोजिशंस हैं वो क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक कायरलिटी एक्सिस होगी, कायरल एक्सिस होगी। तो एक स्टीरियोजेनिक यूनिट तो ये हो गया कि अगर मैं किसी दो लिगेंड्स को रिप्लेस कर दूं या दो लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स से मैं इसको और इसको एक्सचेंज कर दूं तो मुझे एक नया स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। तो इस वजह से क्या है, एक तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक यू कैन से ये स्टीरियो सेंटर है, और एक अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे ये स्टीरियो सेंटर है, बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक ये इथाइल ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो यहाँ पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज कायरल सेंटर। और कोई ऐसा रीजन यहाँ पे नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास कायरलिटी प्रोड्यूस हो, तो यहाँ पे बस एक कायरलिटी एक्सिस है और एक कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 2, ठीक है, तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स will be 2 raised to the power 2 which means 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, अगेन एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इतने, जहां पे n क्या डिफाइन करता है, और हमें सिर्फ वो यूनिट्स देखने हैं जिसकी वजह से कायरलिटी होती है, हमें n मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ कायरलिटी एक्सिस n जो है वो कायरल एक्सिस हो सकता है, n जो है वो हमारा कायरल प्लेन हो सकता है, कायरल प्लेन जो कि हमारा ट्रांस साइक्लोऑक्टीन में होता है, पैरासाइक्लोफेन में होता है, एन कायरल सेंटर हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है, एन डबल बॉन्ड हो सकता है जिसके अबाउट अगर हम ग्रुप्स को रिप्लेस करेंगे तो हमारा नया स्टीरियो आइसोमर बनेगा सिस या ट्रांस, तो ये एन कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से हम जो है इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपने मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is from electrochemistry. It states consider the electrochemical cell. ये हमें सेल गिवन है, m जो है वो मेटल है, 298 केल्विन पे हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है, ये 0.-0.12 वोल्ट्स है, दिस इज 0.-0.36 वोल्ट्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें गिवन है विच इज कर्ली E नॉट बाय कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 1.5 टाइम्स 10⁻⁴ इन वोल्ट्स पर केल्विन, विच इज ऑब्वियस क्योंकि ईएमएफ होते हैं वोल्ट्स में, टेम्परेचर केल्विन में, तो वोल्ट्स पर केल्विन। तो हमें इस टेम्परेचर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे हमें डेल्टा एच निकालना है इस रिएक्शन का। तो डेल्टा एच जो होता है वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट हमें यूज करना पड़ेगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट का एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर डेल्टा जी नॉट की बात करें तो वो तो अंडरस्टूड है, दिस इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और जो डेल्टा एस नॉट है उसका एक्सप्रेशन होता है एन एफ टेम्परेचर कोफिशिएंट कर्ली ई बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच नॉट होगा वो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं गिवन, अगर ध्यान से देखोगे तो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है, फैराडे कांस्टेंट पता है, बट हमें एन नहीं पता, सबसे पहली बात। तो एन को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये इस साइड को देखोगे ये हमारे पास एनोड है, राइट, दिस इज लेफ्ट साइड इज एनोड एंड राइट साइड ऑफ योर्स इज कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन होते हैं मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कैथोड गिवन है m सॉलिड टू Mi2 सॉलिड, ये हमें गिवन है ना कैथोड एनोड। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे मेटल जो है वो +2 स्टेट में है और यहाँ पे मेटल 0 स्टेट में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, 2 का। अगर कैथोड को देखोगे तो वो है Mi2 एक्वस टू m सॉलिड, तो Mi2 एक्वस अगेन M2 से M अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पे है 2। n तो हमें पता चल गया, नेक्स्ट हमें क्या नहीं पता, हमें E नॉट सेल नहीं पता। तो E नॉट सेल क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, राइट, ये दोनों जो होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। तो कैथोड की बात करें तो कैथोड तो मैंने क्या बोला था, राइट वाला कैथोड होता है,
तो यहाँ पे क्या है, Mi2 एक्वस, Mi2 एक्वस मीन्स M2 प्लस एक्वस टू M, ये हमारे पास जो है M सॉलिड, ये हमारे पास है कैथोड। अगर इसको देखोगे तो ये वाला जो है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कैथोड का, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस एक्वस है, इसकी वैल्यू है -0.12 वोल्ट्स। और एनोड की बात करें तो ध्यान से देखोगे तो एनोड हमारे पास कौन सा है, राइट वाला, लेफ्ट वाला, सॉरी, लेफ्ट वाला एनोड होता है ना। और यहाँ पे मेटल सॉलिड Mi2 सॉलिड, यहाँ पे मेटल I2, Mi2 सॉलिड, M सॉलिड, ये रिडक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का। सो इट इज -0.36। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.24 वोल्ट्स। तो हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एस नॉट में। डेल्टा एस नॉट में पुट करके एन की वैल्यू 2 है, फैराडे कांस्टेंट भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो डेल्टा एस नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन भी पता है, एफ भी पता है, ई नॉट सेल हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, हम डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर की वैल्यू इन्होंने गिवन है इन्होंने दी हुई 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा डेल्टा एच नॉट का वो आएगा हमारे पास जूल्स पर मोल में, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास कूलम टाइम्स वोल्ट, ये हमारे पास होता है जूल। एक कूलम वोल्ट जो होता है वो 1 जूल होता है, तो जूल पर मोल में आंसर आएगा। बट इसे अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल्स पर मोल में। तो जब ये सारा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा -37.692 किलो जूल पर मोल। 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना था, तो यहाँ से 2 को ओमिट कर दो, 37.69 किलो जूल पर मोल विल बी द आंसर। बट इनिशियली आंसर जो आएगा वो जूल्स पर मोल में आएगा, बिकॉज कूलम वोल्ट होते हैं जूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था, गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पे हमें ये सारे एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए थे, बिकॉज एग्जामिनर ने यही टेस्ट करना चाहा कि क्या आप सबको इनकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पता है या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। All right, so the last question states the byproduct formed in the characteristic reaction of this with MENH2 is, तो हमें बताना है कि कौन सा बाय प्रोडक्ट बनेगा, नॉट मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास गिवन क्या है, Cr, इसके साथ लगे हुए 5 कार्बोनिल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 5 कार्बोनिल्स लगे हैं, और डबल बॉन्ड है कार्बन OMe एंड Me, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, दिस इज योर फिशर कार्बीन। कार्बीन में ही क्या होता है, कार्बन जो होता है वो मेटल के साथ, दिस इज मेटल कार्बीन, मेटल के साथ डबली बॉन्डेड है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऐसा एक ग्रुप अटैच्ड है कार्बन पे, कार्बन पे जिसपे लोन पेयर्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स फिशर कार्बीन। अगर यहाँ पे लेट्स से दोनों मिथाइल होते तो उसे हम बोलते हैं शॉक कार्बीन, मतलब वहां पे कोई ऐसा ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। अगर कोई ऐसा एक भी ऐसा ग्रुप है कार्बन पे जिसपे लोन पेयर हो तो वो होता है फिशर कार्बीन। तो यहाँ पे फिशर कार्बीन में जो कार्बीन वाला कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ठीक है, फिशर कार्बीन्स में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, श्रॉक कार्बीन्स में न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम रिएक्शन की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फिशर कार्बीन है और ये वाला कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं MENH2 से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जो है ये इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्रोमियम पे। सो क्रोमियम हो जाएगा नेगेटिव, इसके साथ जो है 5 कार्बोनिल्स, मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ CO5, 5 कार्बोनिल्स अटैच्ड है। सिंगल बॉन्ड रह गया, अब कार्बन, कार्बन पे OMe ऑलरेडी अटैच्ड था, मिथाइल अटैच्ड है, अब यहाँ पे आ गया NHHMe और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो मिथाइल तो एक लिविंग ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल ए लिविंग ग्रुप। OMe जो है MEO नेगेटिव एक लिविंग ग्रुप है, तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब भी वापस आएंगे तो यहाँ से OMe निकलेगा और वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा। ठीक है, जो OMe नेगेटिव निकलेगा ना, यहाँ से OMe नेगेटिव निकलेगा, वो इस हाइड्रोजन को लेगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा, CO5 क्रोमियम डबल बॉन्ड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। कार्बन के साथ अब एक मिथाइल अटैच्ड है और एक अटैच्ड है NHMe प्लस हमारे पास और क्या निकला, इस OMe नेगेटिव ने जब हाइड्रोजन लिया तो MEOH मिल। तो हमारे पास ये एक नई फिशर कार्बीन बनी, एक ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया ना, बाय प्रोडक्ट हुआ मिथेनॉल। और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट ही पूछा है, तो बाय प्रोडक्ट हमारा इस
क्वेश्चन में होगा मिथेनॉल, सो दैट मीन्स कि बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बेस्ड था फिशर कार्बाइन पे कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।